नमस्कार दोस्तों। आप टेलीविज़न पर ये डिबेट देखते देखते परेशान हो गए होंगे कि कल का बजट जो रहा वो बढ़िया रहा या ख़राब रहा, ये किस तरह का बजट रहा। मैं आर्थिक मामलों का इतना बड़ा जानकार नहीं हूँ और दोस्तों ना ही मैं जीडीपी, सेंसेक्स, शेयर मार्केट इसमें इतनी दिलचस्पी रखता हूँ। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आती हैं, इसे मैं ज़रा गौर से देखता हूँ। और मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ पर जब प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं तो उसके प्रति लोगों का नज़रिया स्पष्ट होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी तक जो प्रतिक्रियाएं मैंने देखी हैं पिछले 24 घंटे में निर्मला सीतारमण के इस बजट के बारे में, तो पहली ओपिनियन तो मेरी समझ में ये आई कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 से जब से अब तक बनी है, छठा सातवां बजट है ये, और इसको मोदी सरकार का नंबर 1 बजट कहा जा रहा है। इस लिहाज से इसे नंबर 1 बजट कहा जा रहा है क्योंकि इसमें सरकार ने बाहें खोल दी हैं मार्केट के लिए। आइए और जिस तरीके से सरकार चाहती है उस तरीके से व्यापार करिए। आपके पास पैसे, संसाधन, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी जाएगी हर हिसाब से। और इस बजट की अगर मैं आलोचनाओं की बात करूं तो सिर्फ आलोचनाओं में मुझे कांग्रेसी सामने नज़र आए हैं। पी चिदम्बरम साहब का मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उनमें आलोचना की। उन्होंने कहा है कि ए लेट डाउन लाइक नेवर बिफोर, कि मतलब ये इतना निराशाजनक है, इतना कभी निराशाजनक नहीं रहा। और चिदम्बरम साहब वो शख्स हैं जो तिहाड़ रहकर आ चुके हैं, अनगिनत भ्रष्टाचार के मामलों में चल रहे हैं, लिप्त हैं। और सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि जितने भी भ्रष्टाचार के मामलों में ये लिप्त हैं, सब में इनकी धर्मपत्नी इनकी सहभागी रही हैं। और चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल बेकार बजट है। कांग्रेसियों का तो खैर कहना ही है। शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्टेटमेंट आया है कि कांग्रेस को तो कहना ही है, हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेंगे, वो रात कहेंगे तो हम दिन कहेंगे। ये तो कहानी चलती ही रहेगी। इसके अलावा जो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन है, यहाँ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ की मेन इंडस्ट्री को चलाते हैं देश की, उन सभी ने खुलकर तारीफ़ की है इसकी। HDFC के दीपक पारिक, इनका मैंने बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा। इसके अलावा आदित्य बिरला ग्रुप के प्रमुख हैं जो कुमार मंगलम बिरला, उनका मैंने बयान पढ़ा है। कोटक बैंक के उदय कोटक का बयान पढ़ा। एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल का मैंने बयान पढ़ा। TVS मोटर्स के वेणु श्रीनिवासन का मैंने बयान पढ़ा। बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह का मैंने बयान पढ़ा है। और ओला कैब वाले जो भाविश अग्रवाल हैं, उनका मैंने बयान पढ़ा है। इन सभी ने खुलकर तारीफ़ की है और गौतम अडानी ने इसकी तारीफ़ की है। हालांकि गौतम अडानी के बारे में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जो भी करते हैं अडानी अंबानी के लिए करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अडानी अंबानी हमारे देश के कारोबारी हैं। और अगर ये फले फूलेंगे तो मेरा तो ये मानना है कि हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये कोई पैसा लेकर बाहर तो लगा नहीं रहे हैं, यहीं लगा रहे हैं। और अगर पुराने ज़माने में देखिए, सारे काम टाटा बिरला किया करते थे, तो उन्होंने जो भी किया देश में ही किया। टाटा नगर देश में बनाया, टाटा स्टील देश में बनाई, टाटा के ट्रक्स बनाए, टाटा मोटर्स बनाई, सब देश में ही बना। बहुत शानदार शानदार शहर बने, बहुत शानदार नौकरियां मिली लोगों को। TCS जैसी जो कंपनी है टेलीकम्युनिकेशन की, वो टाटा की है। तो अगर कारोबारियों को छूट मिलती है तो तभी निचले लेवल पर पैसा आता है। मेरा तो सीधा लॉजिक है। अगर बड़े काम धंधे फले फूलेंगे तो छोटे काम धंधों की बखत होगी और लोगों का फोकस छोटे काम धंधों वालों की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो मैंने इसके बारे में ये ढूंढने की कोशिश की कि इस बजट की आलोचना कितने लोगों ने की है। दोस्तों, मुझे तो कांग्रेस वालों के अलावा कोई इसकी आलोचना करते हुए नहीं मिला। एक दो वामपंथी अर्थशास्त्री ज़रूर हैं जो NDTV पर बैठकर रवीश कुमार के साथ ज्ञान दे रहे हैं। उन लोगों को ज़रूर ये बजट समझ में नहीं आया है। बाकी सबको समझ में आ गया है कि किसे क्या मिला है। सबको समझ में आ गया है कि विदेश से आप कोई भी चीज़ मंगाएंगे, कपड़ा लत्ता, मोबाइल, स्टील, कुछ भी मंगाएंगे, वो महंगा पड़ेगा। जो देश में बना हुआ प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल करें, वो आपको सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा इसमें एक थोड़ा सा सिनेरियो ये ज़रूर नज़र आया है कि जिन 5 राज्यों में 2021 में चुनाव होने हैं, पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उनके लिए काफ़ी कुछ है इसमें।
हालांकि सरकार की इच्छा है कि देश में सारे हाईवेज और जितने भी बड़े बड़े वाहन के संसाधन हैं उनकी तरक्की कराई जाए, लेकिन इन 5 राज्यों पर खास फोकस किया गया है। मेरा ये मानना है इन 5 राज्यों का अगर टोटल बजट जोड़ा जाए तो लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपया इन 5 स्टेट्स में खर्च होने जा रहे हैं। राजमार्गों पर, एक्सप्रेस हाईवेज़ पर आर्थिक गलियारे बनाए जाएंगे, उनकी लंबी चौड़ी लिस्ट में देना नहीं चाहता। इसके अलावा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया जाएगा तमिलनाडु पर। हालांकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी किसी पोजीशन में नहीं है, उसका एक भी विधायक नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च किया जाएगा। वहाँ पर 1.03 लाख करोड़ रुपए हाईवेज़ पर खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 65,000 करोड़ रुपए हाईवेज पर खर्च किए जाएंगे केरल में। 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वेस्ट बंगाल पे, जहाँ की पश्चिमी बंगाल में तो बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। वहाँ पर इतना पैसा नहीं दिया जा रहा है जितना तमिलनाडु और केरल में दिया गया है, जहाँ उसकी कोई उम्मीद ही नहीं है। इसे आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं कह सकते। असम में 19,000 करोड़ रुपए दिया गया है हाईवेज़ के लिए, जबकि वहाँ बीजेपी की सरकार है। केरल और तमिलनाडु में चेन्नई और कोच्चि की जो मेट्रो है उसके लिए पैसा दिया गया है काफ़ी। दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार नहीं है और ना ही बनने के कोई आसार हैं। तो मुझे लगता है कि ये फेयर बजट है। और मैं तो इस लिहाज से देखता हूँ, मेरे कुछ साथी हैं जो शेयर मार्केट में और इक्विटीज़ में पैसा लगाते हैं, बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जब मैंने पूछी, उन्होंने कहा कि बल्ले बल्ले है भाई साहब। और 1992 का जो मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक बजट कहा जाता है, जिसमें उदारवाद की नीति शुरू हुई थी, विदेशी कंपनियों को भारत में बिजनेस करने की सुविधाएं मिली थी, उस बजट को भी इस बजट ने फेल कर दिया है। हालांकि उस समय जब मनमोहन सिंह ने पेश किया था तो उस समय विपक्ष ने यह कहा था कि सब प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, बर्बाद कर दो इस देश को। लेकिन आज उसी प्राइवेट सेक्टर की बदौलत देश की इकोनॉमी कितनी बढ़िया है, हमारा देश कितनी तरक्की की राह पर निकला है। आज लोग उस बजट को ऐतिहासिक बताते हैं। लेकिन ये जो बजट इस तरह के आते हैं, इनका तत्काल लाभ नज़र आने लगता है। जैसे कि ये बजट है, इसका लाभ तत्काल नज़र आएगा। ये जो इससे पहले के बजट अरुण जेटली पेश किया करते थे या निर्मला सीतारमण के पिछले बजट रहे, उनका प्रभाव लंबे समय में नज़र आता है। लेकिन ये प्रभाव इन बजट्स का इसी साल नज़र आ जाएगा, जो भी नफ़ा नुकसान होगा। इस लिहाज से इस बजट की तारीफ़ की जा रही है। और देखिए, मार्केट ने खुद इस बजट की तारीफ़ की है। जो सेंसेक्स होता है, देश के शेयर मार्केट का नापने का जो एक पैरोमीटर है, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कायम। और ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जंप वाला बजट है। देखिए कैसे, 1992 में जब मनमोहन सिंह ने बजट पेश किया था, तो उस समय जब मार्केट उस दिन बंद हुई थी, वो 3108 पर बंद हुई थी सेंसेक्स। और इसमें पॉइंट्स का जो चेंज था वो 258 का था, 258 पॉइंट्स की उछाल थी। इसके बाद ऐतिहासिक एक बजट आया 2017 का अरुण जेटली का, जिसमें मार्केट बंद हुई थी 28,142 पर और 486 पॉइंट्स की उछाल हुई थी उसमें। उस दिन सब रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया निर्मला सीतारमण के इस बजट ने। 2315 पॉइंट्स की उछाल देखी मार्केट ने, जो कि रिकॉर्ड है। आज तक के भारत के इतिहास में किसी भी बजट के समय मार्केट इतनी खुश नहीं हुई। और जो पॉइंट्स पर बंद हुआ वो 48,601 पॉइंट्स पर बंद हुआ। अभी पिछले दिनों मार्केट ने 50,000 का पॉइंट भी पार किया था और लोग कह रहे हैं कि शायद आने वाले समय में ये 1 लाख का भी पार कर जाए। तो ये सब चीज़ें तो इंडिकेट कर रही हैं कि बजट बहुत शानदार है और इसमें सभी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ है। कृषि क्षेत्र के लिए है, कोरोना काल था, हेल्थ सेक्टर के लिए काफ़ी पैसा दिया गया है, एजुकेशन के लिए थोड़ा कम किया गया है। राहुल गांधी ने यहाँ भी कमी ढूंढ ली, उन्होंने कहा है कि रक्षा बजट कम कर दिया गया है थोड़ा सा। हालांकि गवर्नमेंट ने अपना फोकस किया है रक्षा बजट, जो केरल और जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर है उस पर चूँकि टेंशन रहती है, तो उस पर कुछ पैसा ज़्यादा खर्च करने की प्लान बनाई गई है। और राहुल गांधी को ये लग रहा है कि सारा बजट जो है रक्षा बजट कम कर दिया गया है। बहरहाल कमी देखने वालों को कमियां नज़र आ रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। जो लग्जरी लाइफ देते हैं, लग्जरी गाड़ियां खरीदते हैं, लग्जरी फ़ोन खरीदते हैं, उन्हें थोड़ा अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़े तो क्या दिक्कत है, वो सब देने में सक्षम है। बहरहाल मुझे लगता है कि ये बजट पहला बजट मैं देख रहा हूँ जिसकी आलोचनाएँ कम, तारीफ़ ज़्यादा हुई हैं। आलोचना सिर्फ राजनीतिक लिहाज से कांग्रेस ने की है और इस बजट को मनमोहन सिंह के उस बजट से, 1992 वाले बजट से भी महान बजट बताया जा रहा है। बहरहाल मैं तो इतना ही जानकार हूँ
आर्थिक जानकारियाँ मेरे पास इससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।